जय हिंद भाइयों, जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगातार कि हमारा चैनल है जेकेएस डिफेंस एकेडमी, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए पहले। और आपकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है और उस पर जाके इंग्लिश की क्लास देख लें तो इंग्लिश की मिलेंगी सारी, और एयरफोर्स रीजनिंग टारगेट बेस्ड देखेंगे तो उसमें रीजनिंग की सारी क्लास मिलेंगी। और अभी थोड़ी देर पहले आपकी रीजनिंग की क्लास कंप्लीट हुई है, वो भी अपलोड हुई होगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रूल। हम पढ़ रहे थे, प्रोनाउन चल रहा था हमारा टॉपिक इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। और प्रोनाउन का आज अंतिम क्लास रहेगी और प्रोनाउन आज खत्म हो जाएगा आपका, और इसके क्वेश्चन को भी कोशिश ही करेंगे आज ही करने की। प्रोनाउंस, इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। कल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अ, फ्यू और लिटिल के बारे में हम कल आपको करा चुके हैं। और जिसने अभी कल की क्लास नहीं देखी, पहले वो कल की क्लास जाके देख ले। तो आज आपका चलेगा प्रोनाउन में अगला काइंड से, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन लिखो कौन कौन से होते हैं। पहले हु होता है, विच होता है, whose, whom, that। ये सब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने लिखे हैं। हु, विच, हुज, हुम और दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। और आज जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन से जितने भी रूल संबंधित है, आज पूरे कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे इनके क्वेश्चनों को भी करने की आज ही प्रोनाउन के। तो आपने लिख लिया होगा, तो कुछ रूल लिखते हैं इनके। रूल लिखो। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस। अच्छा, कोई बताएगा नॉमिनेटिव केस क्या होता है? क्योंकि मैं बता भी चुका हूँ नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। तो नॉमिनेटिव केस के बारे में मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। अगर जिसने पिछली क्लास नहीं देखी, पहले तो वो जाके पिछली क्लासों को देख ले, उसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। और अभी फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूँ। नॉमिनेटिव केस उसे कहते हैं जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, उसे नॉमिनेटिव कहा जाता है। ठीक है, हु का प्रयोग लिखें नॉमिनेटिव केस, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सब नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के समान होता है। इसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वर्ब का प्रयोग किसके बाद? हु के बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ हु की बात चल रही है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन लिखे इनकी बात हो रही है। मैंने बोला है हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के जो जितने भी प्रोनाउन है इसके समान ही होता है। इसके बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दिस इज a man who is standing
हियर, ठीक है। दिस इज ए मैन हु इज स्टैंडिंग हियर। देखो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए मैन, यह एक आदमी है जो कि यहाँ खड़ा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है आपका हु, और हु किसकी तरह काम करता है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन की तरह काम करता है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ भी हु के बाद किसका प्रयोग किया गया है, वर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ये वर्ब हु के अनुसार नहीं आई है, मैं आपको सिंटैक्स में भी बता चुका हूँ। जिसने सिंटैक्स की क्लास नहीं देखी वो पहले सिंटैक्स को देख ले, और अगर फिर भी दोबारा से मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, हु के बाद जो भी वर्ब यूज होती है वो हु से पहले जो नाउन होता है उसके अनुसार यूज की जाती है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पे किसका प्रयोग है, ए मैन सिंगुलर है, इसके अनुसार ही यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नोट कीजिए और एक नोट लिख लेना, नोट डालकर लिखना, हु के स्थान पर, हु के स्थान पर विच का प्रयोग नहीं किया जाता। कभी भी हु के स्थान पर आप विच का प्रयोग नहीं कर सकते, इसको नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल है उसको लिखेंगे। लिखो, हु हो गया, अब लिखो हुम। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, मी, अस, यू, हिज, हर और चलो इट्स लिख लो पहले, और के समान होता है। इसके बाद वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। हुम का प्रयोग, मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मी, अस, यू, हिज, हर, इट्स, देम के समान होता है, और इसके बाद वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और हु के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता था, और हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन की तरह हुआ करता था। इसीलिए हु और हुम को एक, हु की जगह पे हम हुम नहीं कर सकते, और हुम की जगह पे हु नहीं किया जा सकता। तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक, और इस रूल में एक नोट करके लिख लेना, और उसके बाद एग्जांपल देंगे आपको। नोट लिखो, हु, सॉरी पहले लिखो प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन के बाद whom का प्रयोग, यहां तक आ रहा है, देखिए नीचे, whom का प्रयोग किया जाता है, न कि who का। हमेशा आप याद रखेंगे, इसीलिए मैंने नोट डाल के लिखवा दिया है। प्रीपोजिशन जो होती है, जैसे प्रीपोजिशन में बता देता हूँ, अभी कराया नहीं है प्रीपोजिशन चैप्टर, जब प्रीपोजिशन वाला चैप्टर करा देंगे तो फिर आपको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप दूर से ही पहचान लेंगे कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है। जैसे ऑफ होता है, इन होता है, एट है, विद है, टू है, ये सब क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, ये सब प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा whom का प्रयोग किया जाता है, न कि who का। आप इसको नोट करें, फिर मैं आपके सामने बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखूंगा और आपको समझ में आएगा कि whom का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो मैं बोर्ड के सामने से हटता हूं, आप नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं अब इसको मिटाता हूं और इसके एग्जाम्पल देता हूं आपको whom के। ठीक है, एग्जाम्पल है, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom I love। इसका मतलब हो क्या हो, देखो यहां पर whom रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन whom है, और whom है और whom में अंतर देखो क्या है। whom के बाद कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। ठीक, और whom का हिंदी अर्थ होता है, ये भी लिख लो, जिसको। ठीक है, whom का हिंदी अर्थ होता है जिसको। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, whom के बाद न कि वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर और एक और मैंने नोट लगाया था, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा whom का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक प्रीपोजिशन वाला भी एग्जाम्पल लेंगे तब और समझ में आएगा। आई सब्जेक्टिव केस तो होता ही है, नॉमिनेटिव केस का ही तो प्रोनाउन है आई। मैंने लिखा ही है नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन, आई हुआ, बी हुआ, उसके साथ यूज नहीं होता, उसकी तरह यूज होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह यूज होता है whom, और सब नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन की तरह यूज होता है who। देखो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब आती है कि नहीं आती। जैसे he is the, चलो he is the man, ये कर लो, वह आदमी है। ठीक, ही क्या है यहाँ पे, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, और नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के साथ क्या आती है, वर्ब आती है कि नहीं आती है। ठीक है, ये किसका प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, उसके साथ ये क्या है, वर्ब है कि नहीं। ठीक, और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के साथ कभी भी वर्ब नहीं आती है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के बाद कभी भी वर्ब नहीं आएगी। तो ये जो whom होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसके जस्ट बाद में वर्ब का प्रयोग
नहीं किया जाता। यही यही मैंने रूल लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको ध्यान से पढ़ो जो मैंने रूल लिखाया है उसको, ठीक है। एक एग्जांपल और लो। लिख लो। ही इज द मैन विद, यहां पर देखना इस सेंटेंस में आपको एग्जांपल में ये दिखाई दे रहा होगा, विद क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद आपको बताना है हु का प्रयोग होगा के, सॉरी हुम का प्रयोग होगा के हु का, बताओ। हुम का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग किया जाता है, न कि हु का। तो इस जगह से हु को हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटेंस, ही इज द मैन विद हुम दीपक वाज लिव्ड, ठीक है। और ये क्या है पता है, अलग सेंटेंस है, ठीक है, अलग क्लॉज है, और ये एक अलग क्लॉज है, ठीक है। अलग क्लॉज है ये भी, और ये भी एक अलग क्लॉज है। क्लॉज क्या होती है आपको पता है, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और, नोट कर लो। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। विच का प्रयोग, विच का प्रयोग लिखो, समझो पहले रूल को। विच का प्रयोग हमेशा निर्जीव पदार्थ और जानवरों के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। विच का प्रयोग जो होगा वो निर्जीव वस्तु, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और छोटे छोटे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विच का प्रयोग। विच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन की तरह भी हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह, दोनों केस के प्रोनाउन की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ध्यान रखना, नोट करो, फिर चलते हैं आगे। जैसे the dog which is black, the dog which is black is mine, लिख लो।
और एक और लिखो, एक मिनट, ठीक है, पहले लिख लो इसको, नोट कर लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। दिस इज द कार विच आई हैव बाउट इज रेड। इन दोनों एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको नोट कर लो, ठीक है। हो गया, अब समझो, ठीक है। मैंने बताया था कि विच का प्रयोग जो होता है वो निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का भी एक एग्जाम्पल रखा है और एक ऑब्जेक्टिव केस का भी एक एग्जाम्पल रखा है। देखो सुनो, द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। यहाँ पे विच है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब आप बताओ मुझे ये नॉमिनेटिव केस का है या ऑब्जेक्टिव केस का है? क्यों? क्योंकि इसके बाद वर्ब का यूज किया गया है। देखो यहाँ मैंने बताया था नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। और देखो डॉग, डॉग क्या है, ठीक है। अब मैं विच के प्लेस पर हु या हुम का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक रूल लिखाया है, निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए सॉरी विच का प्रयोग किया जाता है, वो भी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस की तरह। तो विच का प्रयोग यहाँ नॉमिनेटिव केस की तरह किया गया है। किसकी तरह? क्योंकि नॉमिनेटिव केस के बाद हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है और यहाँ भी विच के बाद क्या यूज हुई है, वर्ब यूज की गई है, ठीक। अगला आपका एग्जाम्पल है, दिस इज द कार विच आई हैव बाउट इज रेड। अब आप मुझे बताना यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो विच है, और विच के बाद में क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है। तो ये किसकी तरह यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। और कार बताना क्या है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। इसीलिए ये विच का प्रयोग किया गया है, हु का प्रयोग नहीं किया गया। आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन, उसका रूल लिखेंगे। देखो, दैट का प्रयोग मनुष्य और वस्तु दोनों के लिए, ठीक है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दैट का प्रयोग मनुष्य और वस्तु के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की तरह किया जाता है। दैट के स्थान पर हु और विच का प्रयोग भी किया जा सकता है।
पहले आप इस रूल को लिख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। दैट का प्रयोग मनुष्य और वस्तु के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की तरह किया जाता है, और दैट के स्थान पर हु और विच का प्रयोग भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे दिस इज द टीचर that चिल्ड्रन हटाओ, that my brother, क्योंकि मैं अनमैरिड हूं इसीलिए यहाँ चिल्ड्रन के प्लेस पर मैंने ब्रदर लिख दिया, ठीक है। दिस इज द टीचर दैट टॉट माई ब्रदर, ठीक है। अब यहां मैं सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, दिस इज द टीचर दैट के प्लेस पर हु भी आ सकता है और विच भी आ सकता है, टॉट माई, और ब्रदर यहां उतार लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो। हाँ, दोनों ठीक है, मैंने ये लिखवा दिया है ना कि हु और विच का प्रयोग भी किया जा सकता है दैट के स्थान पर, ठीक है। दोनों करेक्ट है एग्जांपल, इनकरेक्ट कोई नहीं है। ठीक, द चेयर दैट इज माइन इज रेड, ये यहाँ पे मुझे बताना दैट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया गया है या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन की तरह किया गया है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन की तरह, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद क्या यूज की गई है, वर्ब का प्रयोग किया गया है। और मैं बताऊं, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दिस द चेयर which is mine is red, ठीक। हु का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ विच का प्रयोग किया जा सकता है। तो द चेयर विच इज माइन इज रेड, ठीक है। नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। थोड़ा 1 मिनट रुकना, जब तक मैं इंक डाल लेता हूं तब तक आप थोड़ा रेस्ट लो, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी में पढ़ने के साथ साथ रेस्ट लेना भी जरूरी है।
लिखो। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया जाता है। हु के बदले दैट का प्रयोग भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। आप नोट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे वहां तक दिखाई दे रहा है, लास्ट तक। इसके आगे लिख दो, दिख जाएगा इसके आगे। अब दिख रहा है, लिख लो। चलो नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। देखो, एवरीवन यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और एवरीवन के बाद मैंने क्या बताया, एवरीवन के बाद हु का प्रयोग भी किया जा सकता है और दैट का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन विच या हुम का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने ये वाला रूल लिखाया था, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से आया था, ये इतना दे दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, और इसको दे दिया सी। यहाँ लिख देता हूँ, इट की जगह चलो हिम कर लो, बताता हूँ, सी, और इसको दे दिया डी, और यहाँ दे दिया नो एरर। ये हो गया पार्ट। आपके क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ जाता है, इसमें फाइंड आउट करना है आपको कि किस भाग में गलती है। तो एवरीवन के बाद अगर हमको पता है कि हु और या दैट का प्रयोग किया जा सकता है, तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, इस वाले पोर्शन में तो कोई गलती है ही नहीं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, नो एरर। और अगर मैं हु के प्लेस पर विच कर दूं, तो आपको पता है एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी के बाद हु का प्रयोग होता है या फिर दैट का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन विच का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसके स्थान पर आप विच के स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे या दैट का प्रयोग करेंगे। नोट कर लो और आगे चलते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखो, और इम्पोर्टेंट रूल है, ध्यान से समझना। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग
किया जाता है। लिख लो, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हु या whom या which का नहीं, ठीक है। अब जब मैं एडजेक्टिव वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताऊंगा, ठीक है। डिग्री देख लो पहले कितने टाइप की होती है, थोड़ा सा हल्की सी नॉलेज ले लो, फिर बताते हैं इसको, इसके रूल को बाद में समझना, ठीक है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और एक होती है एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और ये पॉजिटिव डिग्री। डिग्री 3 प्रकार की होती है, ठीक। तो इसमें वाले रूल में देखो, सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट टर्म में ईआर लगा होता है, और कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट टर्म में ईआर लगा होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट टर्म में ईएसटी लगा होता है। क्या लगा होता है? ईएसटी लिखो या फिर एसटी लिख लो, चलो ठीक है। क्या लगा होता है? एसटी लगा होता है सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट टर्म में, और कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट टर्म में ईआर जुड़ा होता है। तो आप इसमें पहचान लोगे कि सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड है, गुड होती है पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो क्या हो जाएगी? बेस्ट, ठीक। आपने कभी ये तो देखा नहीं होगा, गुडेस्ट कभी नहीं देखा होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिखा था। गुड की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट होती है। अब देखो क्या चीज, हाँ ये एसटी जुड़ा हुआ है ना, तो मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री में एसटी जोड़ते हैं। अभी हल्की सी नॉलेज दे रहा हूँ, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो पूरी तरीके से बताऊंगा डिग्री के बारे में, ठीक है। क्या चीज, हाँ। और अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो बेटर, ये बेटर वाला नहीं बल्लेबाज समझ लो, ठीक है। अब देखो, अब बताना। हाँ सर, दावत में भी होता है बेटर, चलो यहाँ देखो बेटर होता है वो, ठीक है। हाई, अब हाई की सुपरलेटिव डिग्री आपको बतानी है तो क्या होती है बताओ? और ये, ठीक है, आगे समझ में अब सुपरलेटिव डिग्री। और इसी तरीके से चलो एक और लो, टॉल की सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो क्या चीज, अच्छा ब्यूटीफुल की लो, ब्यूटीफुल की लो। हमारे ऑफलाइन भाई बैठे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एक बार बता दो क्या होगी। हालांकि मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब पूरा बताऊंगा, लेकिन ब्यूटीफुल की ओर देख लो, उनकी भी ख्वाहिशों को पूरी किया जाएगा हमारे द्वारा। देखो क्या चीज, देखो ब्यूटीफुल, अच्छा इसको पढ़ना, ब्यूटीफुल, ये डबल सिलेबिक वर्ड है ब्यूटीफुल, इसीलिए इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी वो मोस्ट लगकर बनेगी मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। कभी भी ब्यूटीफुलेस्ट आपने कभी नहीं देखा होगा, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वो मोस्ट लगा के बनेगी, और कंपैरेटिव डिग्री जो बनेगी वो को क्या लगा के बनेगी? मोर लगा के, मोर ब्यूटीफुल। इसको उतार लेना ना, ठीक है। इसी प्रकार एक और वर्ड आता है हैंडसम। हैंडसम की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट हैंडसम, और कंपैरेटिव डिग्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? मोर हैंडसम। क्योंकि देखो हैंड और सम, ऐसे ब्यूटीफुल,
डबल सिलेबिक वर्ड जो होते हैं उनके लास्ट टर्म में ER या ST जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इनकी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इनसे पहले मोस्ट और मोर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी जनरली नॉलेज रही इस रूल के बारे में, आप पहचान लेंगे कि अब सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है और कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है। इसीलिए मैंने बताया क्योंकि अभी एडजेक्टिव वाला चैप्टर आपका कराया नहीं गया है, तो जो बच्चा 0 से पढ़ रहा है और हीरो की तरफ बढ़ रहा है उसको ये बताना बहुत जरूरी था। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है भाई, देखो अब बताना यहाँ पे दैट आएगा या हु आएगा या विच आएगा। वहां तक दिख रहा है, देखना लास्ट तक हु वाला दिख रहा है, ठीक है। आई नो, देखो मिस्टर माधव इज द मोस्ट लेबोरियस बॉय दैट ऑब्लिक हु ऑब्लिक विच आई नो। अब बताना इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। दैट यूज होगा, हु होगा या विच होगा। दैट यूज होगा तो किस लिए यूज होगा, क्योंकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है और ये रूल में आपको लिखाया गया है सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ये सेंटेंस हो जाएगा मिस्टर माधव इज द मोस्ट लेबोरियस बॉय दैट हु और विच का प्रयोग हम नहीं कर सकते, दैट आई नो, ठीक है। अच्छा, लेबोरियस की हिंदी मैंने कल भी बताई थी और आज भी दोबारा से समझ लो। लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रम करने वाला, ठीक है। मिस्टर माधव इज द मोस्ट लेबोरियस बॉय, मिस्टर माधव है बहुत हार्ड वर्कर करने वाला लड़का है। दैट आई नो, मैं उसे जानता हूं। किसकी? मेजोरिटी। अच्छा, मेजोरिटी और मिनोरिटी पढ़ानी। मेजोरिटी माने बहुसंख्यक और मिनोरिटी माने होता है अल्पसंख्यक, ठीक है। मेजोरिटी माने बहुत सारे तो मिनोरिटी माने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के सारे रूल यहीं पे कंप्लीट होते हुए और मैंने अपनी तरफ से प्रोनाउन जो चैप्टर है आपका वो अपनी तरफ से बिल्कुल समाप्त कर दिया है और इसके जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आपके प्रैक्टिस सेशन में अगली क्लास में लगा दिए जाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि रूल हमारे किस किस क्वेश्चन में किस तरीके से फॉलो करेंगे। तो प्लीज जो कल वाली क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रैक्टिस सेशन लगेगा प्रोनाउन का और जिसने अभी इन प्रोनाउन के रूल्सों को नहीं देखा, प्रैक्टिस सेशन लगाने से पहले वो पहले रूलों को कंप्लीट कर ले पिछली क्लासों में देखकर। तो मैं आपसे आज विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।